जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर जीके एंड करंट अफेयर्स बाय सीके सर में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि कोई भी भूदान वाली जमीन है उस जमीन का जो है इस जमीन स्पेशल सर्वे में किसके नाम से खाता खोला जाएगा। दोस्तों तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि देखिए भूदान वाली जमीन होती क्या है। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा ना दोस्तों, तो देखिए मैं बताता हूं कि भूदान वाली जमीन क्या होती है। देखिए जब अपने देश जो है गुलाम था उस समय जो है काफी जमीन जो है राजा महाराजाओं के पास था और बहुत कम जमीन जो है गरीब जनता के पास थी। तो उस समय जो है हमारे आचार्य विनोबा भावे ने बहुत ही एक अच्छा कदम उठाते हुए उन्होंने जो है सभी राजा महाराजाओं से कुछ कुछ जमीन दान में मांगा और एक भूदान यज्ञ समिति बनाया। और उस समिति का काम यह था कि जिनके पास राजा महाराजाओं के पास ज्यादा जमीन है उनसे कुछ जमीन दान में लिया जाए और दान में ले करके उस जमीन को जो है वापस जो गरीब लोग हैं उनको जो है जमीन का पर्चा काटा जाए ताकि जो है गरीब भाई भी जो है उनके पास कुछ जमीन हो जाए। तो यह एक आचार्य विनोबा भावे का जो है बहुत ही अच्छा कदम था। तो बिहार में ऐसे कई सारे जमीन हैं जो कि भूदान वाली जमीन है। दोस्तों तो आज इस वीडियो में यही करेंगे बात कि भूदान वाली जमीन का अगर पर्चा किसी का कटा है उस पर उसका कब्जा नहीं है या फिर जो है जिस आदमी को भूदान वाली जमीन दी गई थी वह आदमी उस जमीन को बेच दिया या फिर जो है उसके उत्तराधिकारी यानी जो है वह आदमी ने उस जमीन को नहीं बेचा लेकिन जब वह मर गए तो उनके उत्तराधिकारी जो थे उन्होंने उस जमीन को बेच दिया या फिर जो है किसी के साथ बदलायन कर लिया या फिर जो है अपनी जमीन को छोड़ करके वो सरकारी जमीन पर भी कब्जा कर लिए। तो इन सभी जमीनों का जो है खाता किसके नाम से खुलेगा भाई, तो इस वीडियो में जो है यही करूंगा बात। पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि भूदान वाली जमीन का जो है खाता इस बिहार जमीन स्पेशल सर्वे में किसके नाम से खुलेगा। दोस्तों और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा करके ऑल पर क्लिक कर लेना, क्योंकि इसी तरह का हेल्पफुल कंटेंट दोस्तों मैं यहां लेकर के आते रहता हूं। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों इस वीडियो में जो है टोटल में 9 पॉइंट पे बात करूंगा कि डिफरेंट कंडीशन में यानी भूदान की जो भी जमीन है उसमें तरह तरह के जो मामले हैं उनमें जो है किसके नाम से खाता खुलेगा। दोस्तों तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। तो देखिए पॉइंट नंबर 1 यह है दोस्तों कि भूदान से दान में प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति है उसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी जो हैं उस जमीन को बेच देते हैं और जो है जो जमीन जिसके नाम से दान दिया गया था उसके नाम से ही जो है यानी अदाता के नाम से जो है अभी भी जो है जमाबंदी कायम है और रसीद भी कट रहा है। तो क्या क्रेता यानी जो है जो अदाता थे उन्होंने जिनको जमीन बेचा है वह क्रेता हो गए तो उनके नाम से जो है खाता खोला जाएगा कि नहीं खोला जाएगा। तो देखिए इस पर भूमि एवं राजस्व मंत्रालय का क्या गाइडलाइन है। दोस्तों तो देखिए इस पर भूमि एवं राजस्व मंत्रालय का गाइडलाइन यह है दोस्तों, दान में भूमि प्राप्त करने वाले व्यक्ति या फिर जो है उसके उत्तराधिकार को जमीन बेचने का प्रावधान या फिर जो है किसी अन्य व्यक्ति को पुनः दान करने का प्रावधान नहीं है। दोस्तों लेकिन भूदान या समिति की पूर्वानुमति से जमीन का बदलायन किया जा सकता है। दोस्तों देखिए मैं आप लोग को बताता हूं कि देखिए मान लीजिए आपको जमीन जो है आपको दान में मिली है तो आप उस जमीन को या फिर जो है आपके उत्तराधिकारी उस जमीन को बेच नहीं सकते हैं और ना ही जो है आप पुनः किसी को दान कर सकते हैं। दोस्तों लेकिन जो है आप उस जमीन का बदलायन किसी से कर सकते हैं लेकिन आपको जो है बदलायन करने से पहले आपको जो है समिति यानी जो भूदान यज्ञ समिति है उससे पूर्वानुमति यानी जो है उनसे अनुमति आपको बदलायन करने से पहले लेना है, तभी जो है आपकी बदलायन मानी जाएगी। और मान लीजिए आपने जो है उस जमीन को बेच दिया तो वैसे जो डीड है उसको जो है अवैध माना जाएगा और खाता जो है वो भूदान यज्ञ समिति के नाम से खोला जाएगा। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भाई ये नियम क्या है, कौन से नियम के अनुसार है। तो देखिए यह नियम यह है दोस्तों, भूदान यज्ञ अधिनियम 1954 की धारा 14 के अनुसार यह बताया गया है। दोस्तों अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। तो देखिए पॉइंट नंबर 2 यह है दोस्तों कि देखिए अदाता जो है यानी जो है जिनके नाम से भूमि दान किया गया था उनको अदाता बोलते हैं।
तो अदाता जो है वो भूदान की जो यज्ञ समिति है उनसे जो है पूर्वानुमति के अनुसार जमीन का बदलान कर लेते हैं, लेकिन जो है उनका राजस्व रसीद नहीं कटता है। अब क्या होगा भाई, देखिए मैं आपको इस पॉइंट को अच्छे से समझाता हूं। मान लीजिए आपको कोई जमीन मिली थी दान के रूप में, भूदान यज्ञ समिति की वह जमीन थी, आपने जो है भूदान यज्ञ समिति से पूर्वानुमति लिया और उस जमीन का बदलान कर लिया किसी से, लेकिन जो है आपका जो है रसीद नहीं कटता है ब्लॉक से, अंचल से, तब क्या होगा भाई, खाता किसके नाम से खुलेगा, है ना सोचने वाली बात। तो देखिए इस पर जो है भूमि एवं राजस्व मंत्रालय का स्पष्ट आदेश है दोस्तों। वह आदेश यह है कि बदलान विलेख के अनुसार खाता खोला जाएगा, जो भी आपकी बदलान की कागज है उसी के अनुसार खाता खोला जाएगा दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह नियम कौन सा है भाई, इसके लिए भी नियम है। वह नियम यह है दोस्तों कि इसमें भी यही नियम है दोस्तों कि भूदान यज्ञ अधिनियम 1954 की धारा 14 है दोस्तों। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। तो देखिए पॉइंट नंबर 3 यह है दोस्तों कि संपुष्ट भूमि का वितरण जो है वह सभापति एवं भूदान जिला कार्यालय मंत्री के संयुक्त हस्ताक्षर से अदाता के नाम से भूदान भूमि का प्रमाण पत्र वितरित है, लेकिन उस भूमि पर जो भी अदाता हैं उनका दखल नहीं है दोस्तों। देखिए इस पॉइंट को मैं आपको समझाता हूं कि देखिए मान लीजिए आपको कोई दान में जमीन मिली है, वह सभापति एवं जो है जिला कार्यालय मंत्री के संयुक्त हस्ताक्षर से मिला है, लेकिन उस जमीन पर भाई आपका कब्जा नहीं है। होता यह है कि मान लीजिए आप गरीब थे तभी आपको जो जमीन दान में मिली थी, लेकिन जो है उस जमीन पर कुछ दबंगों ने जो है कब्जा कर लिया और आपको जो है वहां से बेदखल कर दिया, तब क्या होगा भाई, खाता किसके नाम से खुलेगा। तो देखिए इस पर जो है भूमि एवं राजस्व मंत्रालय का सीधा सा गाइडलाइन यह है दोस्तों कि वैसे जमीनों का जो है भूदान यज्ञ समिति के नाम से खाता खोला जाएगा दोस्तों। और इसमें भी जो है जो नियम का रेफरेंस दिया गया है दोस्तों वह यह है कि भूदान यज्ञ अधिनियम 1954 की धारा 14 है दोस्तों। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। तो देखिए पॉइंट नंबर 4 यह है दोस्तों कि भूदान में प्राप्त जमीन का लगान निर्धारण नहीं है, लेकिन उस जमीन पर जो है अदाता का कब्जा है। देखिए आपको जो भी दान में भूमि मिली थी उसका पर जो है आपका कब्जा है, लेकिन उसका लगान रसीद नहीं कटता है भाई। तो वैसे जमीन का खाता किसके नाम से खुलेगा, है ना ये सोचने वाली बात। तो देखिए इस पर भी जो है भूमि एवं राजस्व मंत्रालय का गाइडलाइन ये कहता है दोस्तों कि भूदान में प्राप्त जमीन का लगान निर्धारण नहीं होने के स्थिति में जो है भूदान कार्यालय से भूदान की संपुष्टि की जाएगी एवं बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 5, 6 एवं 7 के अंकित प्रावधान के आलोक में उस जमीन का लगान निर्धारण के पश्चात विशेष सर्वेक्षण में खाता खोला जाएगा। यानी जो है आपका जो जमीन भूदान से मिला था उसका जमीन का संपुष्टि किया जाएगा भूदान कार्यालय से, और उसके बाद अगर आपकी जमीन सही है यानी जो है पर्चा आपके नाम से कटा है तो उसका जो है बिहार सुधार अधिनियम 1950 है उसके अनुसार जो है आपका लगान का निर्धारण किया जाएगा और उसके बाद जो है आपके नाम से खाता खोला जाएगा दोस्तों। या फिर जो है इसमें आपका खाता खोल दिया जाएगा और उसके बाद जो है बिहार विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त नियमावली 2012 के नियम 14 उप नियम 5 क के अनुसार प्रपत्र 18 क में लगान निर्धारित किया जाएगा दोस्तों। यानी जो है आपका खाता खोलने से पहले भी लगान का निर्धारण किया जा सकता है, या फिर जो है खाता पहले खोल दिया जाएगा उसके बाद जो है बिहार जो विशेष सर्वेक्षण अधिनियम 2012 है उसके अनुसार जो है आपका 18 क में जो है लगान का निर्धारण किया जाएगा दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह कौन से नियम के अनुसार है भाई, तो इसके लिए भी नियम है। वह नियम यह है दोस्तों कि भूदान यज्ञ अधिनियम 1914 है दोस्तों। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। तो देखिए पॉइंट नंबर 5 यह है दोस्तों कि अदाता के पास भूदान भूमि का प्रमाण पत्र है और उस पर जो है उस व्यक्ति का दखल कब्जा भी है, लेकिन जो है उस आदमी ने दाखिल खारिज नहीं कराया। देखिए उस समय जो लोग हैं जो काफी गरीब थे उन्होंने जो है जमीन तो उनको मिल गया, प्रमाण पत्र भी मिल गया, लेकिन उनका काम बनता था दाखिल खारिज कराना। चूंकि वह लोग जो है पढ़े लिखे नहीं थे या फिर जो है गरीब थे, कोई गाइड नहीं किया, तो उन्होंने जो है उसका दाखिल खारिज नहीं कराया भाई। तो वैसे में जो है खाता
किसके नाम से खुलेगा, है ना ये सोचने वाली बात। तो देखिए इसके लिए भी जो है भूमि एवं राजस्व मंत्रालय ने जो है इस पर भी गाइडलाइन बताया है। वह गाइडलाइन यह है दोस्तों कि भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय से भूदान की संपुष्टि के पश्चात अदाता के नाम से खाता खोला जाएगा दोस्तों। यानी जो है जो भी भूमि सुधार उप समाहर्ता है आपके यहाँ, उनके यहाँ से जो है इसका संपुष्ट कराया जाएगा कि भाई जो है यह जमीन का कागज सही है कि नहीं है। उसके बाद जो है आपके नाम से खाता खोल दिया जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की। तो देखिए पॉइंट नंबर 6 यह है दोस्तों कि भूदान की भूमि पर जो है जो अदाता है यानी जो है पर्चाधारी, जिनको पर्चा दिया गया था, उनका कब्जा ना हो करके वो खाताधारी का कब्जा है या फिर किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है, तो खाता किसके नाम से खुलेगा दोस्तों, है ना ये सोचने वाली बात। देखिए होता यह है कि आपको जमीन अलॉट कर दिया भूदाता ने, यानी जो है राजा महाराजा जब उस समय थे तो उनसे आचार्य विनोबा भावे ने जमीन ले ली और आपको जो है उन्होंने पर्चा दे दिया। लेकिन जो है उस भूमि पर आपको कब्जा नहीं होने दिया गया, उस पर जो है जिन्होंने भूमि दान किया था उन्हीं का कब्जा है या फिर किसी और व्यक्ति ने आप कब्जा कर लिया, तब उस मामले में क्या होगा, है ना ये सोचने वाली बात। तो देखिए इस पर भी जो है भूमि एवं राजस्व मंत्रालय का सीधा सा स्पष्ट आदेश यह है दोस्तों कि भूदान यज्ञ समिति के नाम से इस जमीन का खाता खोला जा सकता है और उस जमीन पर जिसका भी कब्जा है उसका नाम जो है दखलकार के रूप में लिखा जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की। तो देखिए पॉइंट नंबर 7 यह है दोस्तों कि भूमि भूदान में पर्चा द्वारा प्राप्त है, लेकिन पर्चाधारी का कब्जा जो है वह गैर मजरूआ आम खाते की जमीन पर है, तब क्या होगा भाई। देखिए होता यह है कि आपको जो है जो पर्चा दिया गया वह जमीन जो है गैर मजरूआ खाते की निकली, या फिर जो है आपको जमीन कोई दी गई थी लेकिन आपका जो है वहां पर कब्जा ना हो करके गैर मजरूआ आम जमीन पर हो गया दोस्तों, तो इस पर जो है खाता किसके नाम से खुलेगा, है ना ये सोचने वाली बात। तो देखिए इस पर भी जो है भूमि एवं राजस्व मंत्रालय का सीधा सा गाइडलाइन यह है दोस्तों कि अगर भूदान की भूमि गैर मजरूआ आम खाते की है, जिसकी प्रकृति जो है शमशान, कब्रगाह की जमीन, तालाब, रास्ता या फिर जंगल की जमीन है, तो इसका खाता जो है वह गैर मजरूआ आम खाते के रूप में की जाएगी दोस्तों। यानी जो है इसका खाता जो है वह गैर मजरूआ आम में होगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 8 की। तो देखिए पॉइंट नंबर 8 यह है दोस्तों कि भूदान में प्राप्त भूमि को पर्चाधारी द्वारा बिक्री कर दिया जाता है तथा उस जमीन का कब्जा जो है क्रेता के रूप में कर लिया जाता है। यानी जमीन जो है आपने किसी को बेच दिया, आपको जमीन वह भूदान से प्राप्त हुई थी और उस जमीन पर जिसको आपने बेचा उसका कब्जा है अभी, तब खाता किसके नाम से खुलेगा भाई, है ना ये सोचने वाली बात। तो देखिए इस पर भी जो है भूमि एवं राजस्व मंत्रालय का गाइडलाइन ये कहता है दोस्तों कि भूदान से प्राप्त जमीन को अगर उस आदमी ने या फिर जो है उसके उत्तराधिकार ने, जिसको वह जमीन दान में मिली थी, अगर उस जमीन को बेच दिया जाता है तो उस जमीन पर जो दाता थे यानी जो उन्होंने जमीन दान दिया था पहले, उन्हीं के नाम से खाता खोला जाएगा और जो है कैफियत कॉलम में दखलकार का नाम लिखा जाएगा दोस्तों। और इसमें भी जो है एक नियम बताया गया है, वह नियम यही है दोस्तों कि भूदान यज्ञ अधिनियम 1954 की धारा 14 के अनुसार है दोस्तों। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 की। तो देखिए पॉइंट नंबर 9 यह है दोस्तों कि भूदान यज्ञ समिति द्वारा एक ही प्लॉट को कई आदमियों को जो है पर्चा काटा गया हो, किंतु सभी पर्चाधारी जो है नजरी नक्शा एवं चौहद्दी के अनुसार अपना उस पर कब्जा किए हैं, तो ऐसी स्थिति में भाई खाता किसके नाम से खुलेगा। देखिए इस पॉइंट को मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। मान लीजिए जो है एक ही प्लॉट है जो कि बड़ा प्लॉट था और उसका प्लॉट नंबर 1 ही था, उसी प्लॉट को जो है कई आदमियों को जो है पर्चा काट दिया गया भूदान यज्ञ समिति द्वारा, और जो जिनको जिनको पर्चा काटा गया वह आदमी जो है उस पर अपना नजरी नक्शा और चौहद्दी के अनुसार वह लोग जो हैं उस पर शांतिपूर्वक दखल से रह रहे हैं, तो खाता किसके नाम से खुलेगा भाई, है नहीं ये सोचने वाली बात। तो देखिए इस पर जो है भूमि एवं राजस्व मंत्रालय का गाइडलाइन यह कहता है दोस्तों कि पर्चाधारी के नाम भूदान यज्ञ भूमि की खाता खोला जाएगा और यदि उस जमीन पर और भी कोई आकर के दखल कर लिया हो
तो दखलकार में जो है उस आदमी का नाम लिखा जाएगा दोस्तों। यानी जो है आपको जो भी पर्चा दिया गया है, आप जो है अपने हिसाब से चौहद्दी के अनुसार से नजरी नक्शा से जहां भी कब्जा किए हैं वहां जो है आपके नाम से खाता खोला जाएगा। और अगर दूसरे आदमी भी उसमें घुस गए हैं तो खाता आपके नाम से खुलेगा, लेकिन जो है दखलकार में जो है उस आदमी का नाम भी लिखा जाएगा दोस्तों। और मान लीजिए आपके नाम से पर्चा है और पर्चा आपको इस जमीन का मिला था, लेकिन आप बगल वाले जमीन पे भी कब्जा कर लिए हैं, या फिर जो है आप ज्यादा जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, तब क्या होगा भाई? तब देखिए, पर्चाधारी जिस अन्य भूमि पर दखलकार होंगे उनके संदर्भ में उस भूमि का खाता निर्धारण के समय अनुसार तदनुसार निर्णय लिया जाएगा दोस्तों। यानी जो है जब खाता खोला जाएगा उस समय निर्णय लिया जाएगा। यानी जो है आपको पर्चा दिया गया है और आप जो है रैयती भूमि पर भी कब्जा कर लिए हैं, तो उस भूमि का जो है वास्तविक जो उसका रैयत है उसके नाम से खाता खोला जाएगा और दखलकार में जो है पर्चाधारी का नाम लिखा जाएगा दोस्तों। और मान लीजिए अगर आपने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है तो उस जमीन का जो है सरकार के नाम से खाता खुलेगा और आपका जो है नाम दखलकार के रूप में लिखा जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 9 पॉइंट। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत मेहनत लगता है आप लोग के लिए वीडियो बनाने के लिए। और इस वीडियो को बहुत शेयर कीजिए ताकि जो है बाकी लोग भी इस वीडियो को देख करके अपना नॉलेज शेयर कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।